करंट अफेयर्स समझ लीजिए, फटाफट करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला करंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलीज रुपीज 15 लाख करोड़ रुपीज ग्रांटेड एड टू 2.63 लाख रूरल लोकल बॉडीज। रूरल लोकल बॉडीज को केंद्र मंत्रालय ने यानी कि वित्त मंत्रालय ने 15,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। क्यों दिया, यहां लिखा हुआ है। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के पास जाएगा पैसा, स्वच्छ पेयजल विभाग के पास जाएगा, जल शक्ति मंत्रालय के पास जाएगा और ओडीएफ प्रोजेक्ट में जाएगा। ओडीएफ यानी कि खुले में शौच मुक्त गांवों के लिए। वैसे भी सारे गांव खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं, सब जगह टॉयलेट्स बन चुके हैं। अब बात यह है कि आखिर पंचायतें कितनी हैं भारत में, तो 2.63 लाख है, ये पता होना चाहिए आपको, पता होना चाहिए 2.5 लाख पंचायतें हैं और इन 2.5 लाख पंचायतों में ये 15,000 करोड़ रुपए फ्यूज किए जाने हैं। और ये पता होना चाहिए कि इतिहास में इतने ज्यादा ग्रांट इन एड पंचायतों को आज से पहले कभी नहीं मिले। बहुत ज्यादा पैसा दिया जा रहा है, ठीक है। तो बस यही है और कुछ नहीं। फिर अगला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जागो ग्राहक जागो वाला। तो उपभोक्ता संरक्षण कानून कहते हैं इसे, और ये बना था 1986 में, लेकिन इसमें अमेंडमेंट किया गया 2019 में। क्या अमेंडमेंट किया गया? ग्राहकों के लिए पहले कोई विनियामक नहीं था बेचने वालों के लिए, लेकिन अब उसको कंट्रोल करने के लिए, शिकायत दर्ज करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है जिसको बोला जाता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सीसीपी है। ये ध्यान रखेगा, रेगुलेट करेगा। दूसरा, कंज्यूमर कोर्ट की बात करें, उपभोक्ता न्यायालय बोलते हैं इसे। पहले कंप्लेंट जो फाइल करनी होती थी वो खरीदार के शहर में फाइल करनी होती थी। अब बोल दिया गया है अमेंडमेंट के जरिए कंप्लेंट वहां फाइल होगी जहां खरीदार की जगह हो। तो अच्छी बात हो गई है, खरीदार को सहूलियत मिली। अगला, प्रोडक्ट लायबिलिटी, वस्तु अगर खराब हो जाती है तो उस मामले में नो प्रोविजन, कोई प्रोविजन नहीं थे, सिविल कोर्ट बट नॉट कंज्यूमर कोर्ट। तो आपको जाना भी होता तो आप कंज्यूमर कोर्ट नहीं जा सकते, आपको कहां जाना पड़ता था? सिविल कोर्ट, ये वाला कि खराब हो गया। लेकिन अब कंज्यूमर कोर्ट को बोल दिया गया है कि ये प्रोडक्ट लायबिलिटी के मामले के केस देख सकता है। ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा? आपने कोई वस्तु खरीदी या मशीन खरीदी, वो खराब हो गई, धोखा हो गया और उसके बाद में आपने केस लगाया बेचने वाले पर, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोर्ट जो रहेंगे उसमें आप 20 लाख तक के केसेस लगा सकते हैं थे। राज्यों में 20 लाख से 1 करोड़ यानी हाई कोर्ट में, और नेशनल लेवल पर 1 करोड़ तक का। लेकिन अब बढ़ा दिया गया लिमिट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 0 से लेकर 1 करोड़, राज्य के लेवल पे 1 करोड़ से 10 करोड़ और नेशनल लेवल पे 10 करोड़ से ज्यादा की ज्यूरिसडिक्शन रहेगी। ई कॉमर्स के कानून आ गए हैं। पहले तो डेट देखो ना, इंटरनेट था क्या इंडिया में? 86 में नहीं था। तो अब ई कॉमर्स ने क्या कर दिया है, इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन सेलिंग कर दी जिसमें धोखाधड़ी हो जाती है, तो उसके रूल्स आ गए हैं। ये आ गया अमेंडमेंट में। मीडिएशन सेल्स, मीडिएशन का मतलब होता है मांडवली, ठीक है। दो लोगों ने झगड़ा किया, खरीदार और विक्रेता में झगड़ा चल रहा है, लेकिन मीडिएशन सेल बनाए गए हैं। पहले मीडिएशन सेल नहीं थे, अब मीडिएशन सेल क्या होते हैं कि भैया हर मामला कोर्ट में ले जाओ मत, आपस में बैठ के सुलह कर लो और कोर्ट को बता दो कि सुलह हो गई है, बस, ताकि बोझ ना बढ़े कोर्ट का। तो ये अमेंडमेंट हुए हैं इतने सारे, ठीक है। वीडियो अपलोड होगी तो ये आपको लास्ट के फोटोज में दिख जाएगा, ठीक है। अगला है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, NFRA कहते हैं इसको। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो है, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, इसका एक ही काम है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना। केंद्र सरकार या सरकार में जितने भी खाता लेखा जो भी काम चलता है बही खाते का, उस खाते का स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, प्रोसेस कैसी होनी चाहिए खाता का मेंटेन करने की, वो सब के लिए सुझाव ये देता है। तो इसने अभी एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी बनाई है, उसकी न्यूज़ थी, ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। अगला है प्ली बार्गेनिंग का न्यूज़। प्ली बार्गेनिंग का मतलब होता है
ये भी मांडवली जैसा ही होता है, जिसमें बोला जाता है कि मान लो दो पार्टीज के बीच में झगड़ा हो गया, मामला कोर्ट में चला गया, लेकिन कोर्ट को लगता है या इन दोनों में से किसी एक पार्टी को लगता है कि सुलह हो सकती है, कोर्ट केस करने की जरूरत नहीं है, तो बाहर बैठ के प्ली बार्गेनिंग की जा सकती है। या इसका दूसरा एक और मीनिंग होता है, किसी व्यक्ति को 5 साल की सजा मिली है, कोई कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से या कुछ पैसों के मामले में किसी को सजा मिली कि भैया तू 4-5 साल जेल में रहेगा। प्ली बार्गेनिंग से ये हो सकता है कि वो व्यक्ति जिसको सजा मिली है वो अपनी अपोजिट पार्टी से बात कर सके, सुलह कर सके कि, या जज से सुलह कर सके कि मुझे 5 साल की सजा मत दो, मुझे कम सजा दो और बाकी की सजा मैं समाज सेवा के रूप में दे सकता हूँ, ठीक है, तो मैं समाज की हेल्प करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, उसको प्ली बार्गेनिंग कहते हैं। नेक्स्ट होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की अवमानना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक कानून बना हुआ है, अवहेलना कहते हैं, और वो बना है 1971 में, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रूल्स या एक्ट, अधिनियम 1971 सबने पढ़ रखा है। क्या होता है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्या होता है नहीं पता तो जब केस होगा आपके ऊपर, भगवान नहीं करे, लेकिन अगर होगा तो वहाँ जाके एक चांटा मार देना जज को, पता लग जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। ओके, कोर्ट की अवमानना करने पर भी जेल होती है, सज़ा मिलती है। ओके, तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। 2 तरीके की सज़ा मिलती है या 2 तरीके के अपराधों पर सज़ा मिलती है, सिविल और क्रिमिनल, नागरिक भी और आपराधिक मामले भी, इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। कंटेम्प्ट शब्द क्या हमारे संविधान में है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं ना, ये शब्द संविधान में है या नहीं, तो कंटेम्प्ट शब्द हमारे संविधान में है। अवमानना, अवहेलना कहाँ कहाँ है, एक आपको मिल जाएगा 19(1)(a) में। 19 बोलता है ना भाषण देने का अधिकार, तो उसका 1(a) उसकी लिमिटेशन सेट करता है कि बोल सकते हो, लेकिन न्यायालय में पता नहीं कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है। जज साहब है सामने, उनका सम्मान रखना पड़ेगा, ठीक है। वो मूवीज में देखा होगा ना, बैठ जाइए, उसके बाद फिर वो जेल में ही डाल देता है कि इसको भगाओ यहाँ से, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। जॉली LLB अगर देखी होगी तो पता चला होगा। तो ये है। इसके अलावा ऑब्वियसली 146 और 215 में भी ऐसा लिखा गया है। 146 के आसपास की सारी धाराएं सुप्रीम कोर्ट के लिए हैं, 215 की सारी धाराएं हाई कोर्ट के लिए हैं। तो यहाँ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये सब पता होना चाहिए। अगला है 10th शेड्यूल की फिर से न्यूज़ आ गई है, बहुत ही सिंपल सी है। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई पता होना चाहिए। 52वें से 52nd अमेंडमेंट में जुड़ा, और कब जुड़ा, 1985 में जुड़ा, ठीक है। ये मतलब इतना पढ़ लिया है कि ये पूरा ही याद होना चाहिए कि 10वीं अनुसूची क्या होती है। 12 अनुसूची होती है संविधान में, 12 शेड्यूल्स होते हैं। ये 10th शेड्यूल है, 85 में डाला गया, जिसका नाम है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन का मतलब है दल बदल विरोधी कानून। एक पार्टी दूसरी पार्टी में नहीं जा सकती, या एक पार्टी का व्यक्ति दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता अगर वो व्यक्ति चुनाव जीतकर संसद में या विधानसभा में बैठा हुआ हो। अगर वो ऐसा करेगा तो उसका जो पद है वो रिजेक्ट हो जाएगा, उसको उसकी मंत्री पद से हटा दिया जाएगा कानूनी रूप से। तो क्या 10th शेड्यूल ये कहता है कि आप एक दल से दूसरे दल में नहीं जा सकते? ऐसा थोड़ा ना कहता है वो। अगर लाइन ये बन गई आपके क्वेश्चन में कि 10वीं अनुसूची ये बताती है कि एक व्यक्ति दूसरे दल में नहीं जा सकता, तो अपन को लगेगा हाँ नहीं जा सकता है, लेकिन कैसे जा सकता है? 1, 2, 3 जाए गलत होगा। पार्टी का 2/3, कांग्रेस के 2/3 लोग मिलके बीजेपी में जाते हैं तो बिल्कुल सही, लीगल होगा वो। 2/3 से कम जाते हैं तो वो गैर कानूनी होगा, ठीक है। ये पता होना चाहिए। फैसिलिटेटिंग ऑडिट, ये क्या है? ये ऑडिट ऑनलाइन करके एक गवर्नमेंट ने फैसिलिटी डाली है, वो भी बताया ना फर्स्ट न्यूज़। 15,000 करोड़ रुपए पंचायतों को, 2.5 लाख पंचायतों में दिए जाएंगे। अब वो पैसे का इस्तेमाल कैसे हुआ, क्या हुआ, तो ऑडिट करना पड़ता है खर्चे वर्चे देखने के लिए। जितनी भी पंचायतें, कितनी है, 2.63 लाख पंचायतें, 2.5 लाख के ऊपर पंचायतें हैं। इन पंचायतों का 20% पंचायतों में
जो ऑडिट होगा वो ऑनलाइन होगा। ये है वो न्यूज़, तो रेलेवेंट भी नहीं है, ठीक है, समझ गए। तो ये हमने पढ़ लिया न्यूज़। 2020 की तो सारी न्यूज़ खा जाएंगे अपन, और 21 की भी शुरू कर देंगे, कुछ बचे ही ना ताकि। और ये सब अपलोड भी हो जाएगा तो रेलेवेंट भी रहेगा, आप देख भी सकते हो स्पीड में अगर देखना हो तो। ओके, अब आते हैं इस पर। हमने लास्ट पार्ट जो कंप्लीट किया था वो था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आई थिंक इसमें तो अब सब कुछ क्लियर हो गया है आप लोगों को। अगर याद नहीं भी है तो क्वेश्चन देख के तो याद आ ही सकता है, इतना तो हो गया है। टर्टल और टॉर्टोइज के बीच का फर्क। टर्टल यानी कि समुद्र वाला कछुआ, टॉर्टोइज यानी कि जमीन वाला कछुआ, ठीक है। निंजा टर्टल ये वाले थे ये, ओके। फिर अगला है ऑलिव रिडले। ये टर्टल आपको हमेशा के लिए याद रखना है। ऑलिव रिडले टर्टल समुद्री कछुए होते हैं जो भारत में आते हैं, और ये IUCN में वल्नरेबल है। आपको लग सकता है कि खतरनाक होंगे, खत्म होने वाले होंगे, पर अभी इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। वल्नरेबल का मतलब है रिस्क पर उतनी रिस्क पर नहीं है, उनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी, काम चल जाता है। ये जो कछुए होते हैं ऑलिव रिडले, ये दुनिया के दूसरे सबसे छोटे समुद्री कछुए हैं। और दूसरे सबसे छोटे हैं तो सबसे छोटा कौन होगा? केम्प्स रिडले टर्टल। ऑलिव रिडले दूसरा सबसे छोटा कछुआ है, पहला सबसे छोटा केम्प रिडले है, ठीक है। कहाँ मिलते हैं कछुए? ये गर्म पानी में मिलते हैं, ट्रॉपिकल वाटर्स में, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉन के बीच में जो गर्म पानी मिलता है, बस यहाँ मिलते हैं वो। दे आर कार्निवोर्स, मांसभक्षी होते हैं। और भारत में कहाँ मिलते हैं? उड़ीसा में। ये है उड़ीसा, दिस इज उड़ीसा। उड़ीसा का में एक नदी जाके बंगाल से बंगाल बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, उस नदी का नाम महानदी। महानदी है, ऋषिकुल्या है। फिर ये महानदी ही आगे चल के पारादीप, धर्मा, अलग अलग नदियों में छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज में बढ़ जाती है, डेल्टा बनाती है महानदी। तो ये जो महानदी है, इसी महानदी के अंत पे गहिरमाथा मरीन सेंचुरी है। ओडिशा इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेस्टिंग बीच फॉर ऑलिव रिडले टर्टल। दुनिया में सबसे ज्यादा ऑलिव रिडले टर्टल अंडे देने के लिए गहिरमाथा पर आते हैं। ये सेंचुरी है। गहिरमाथा कहाँ है तो पता होना चाहिए, उड़ीसा में है, ठीक। इसके बाद में ऑपरेशन टर्ट शील्ड, सरकार ने इनको बचाने के लिए टर्ट शील्ड वगैरह लॉन्च किया है, इसको पढ़िएगा। इंडियन फ्लैपशेल टर्टल, ये फ्लैपशेल टर्टल क्या है? सबसे आम पाए जाने वाले कछुए भारत के पानी वाले, उनको फ्लैपशेल टर्टल कहते हैं। इनका बहुत ज़्यादा शिकार किया जाता है मीट के लिए। चपटे रहते हैं, फ्लैपशेल बोलते हैं इसलिए। चपटे कछुए देखे भी होंगे, कहीं भी तालाब वालाब में नॉर्मली दिख जाते हैं। लीस्ट कंसर्न है, मतलब कोई चिंता विंता वाली बात उनकी है नहीं, इसलिए शिकार होता रहता है। हालांकि टर्टल्स का शिकार करना वैसे भी गैर कानूनी है, कोई भी हो। वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, ये क्या है? ये सब टर्टल वगैरह का ध्यान रखती है। स्टैट्यूटरी बॉडी है, और किससे, कौन से कानून से बनी है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से बनी हुई है, पता होना चाहिए। कॉमन सेंस लगाना या तो कि ये तो इसी से बनी होगी। टर्टल रिहैब सेंटर वगैरह बना रखा है बिहार के भागलपुर में, मतलब कछुए वो वाले प्रजाति के जिनकी जनसंख्या कम हो रही है, उनकी जनसंख्या को बढ़ाना, भागलपुर बिहार में। ये इंपॉर्टेंट है। 8 वो मेजर माइग्रेटरी बर्ड फ्लाईवेज, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहां से पंछी उड़ के दक्षिण में जाते हैं और फिर मौसम बदलने के बाद वापस ऊपर चले जाते हैं। तो ठंड के समय में बहुत सारी क्रेन्स आती हैं साइबेरिया से, और जब गर्मी आती है तो वो वापस साइबेरिया चली जाती हैं। ठंड से बचने के लिए वो यहाँ आती हैं, क्योंकि यहाँ कम ठंडक रहती है और वहाँ बढ़ जाती है। तो कुल मिला के दुनिया में कितने हाईवे हैं ऐसे हैं कुल मिला के ऐसे हैं कुल मिला के 8 फ्लाईवे। हमें याद रखना है कि भारत के पास कौन सा फ्लाईवे आता है, तो वो होता है सेंट्रल एशियन हाईवे, फ्लाईवे बोलते हैं उसको। माइग्रेटरी बर्ड्स कितनी है जो बाहर से आती हैं? ठीक है, 1317 हैं, जिसमें से 370 माइग्रेटरी हैं, ठीक है। बर्ड स्पीशीज हैं जो माइग्रेटरी वो 1317 है, लेकिन आती कितनी है? 370 आती हैं। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, यही फ्लाईवे से 80% बर्ड्स आती हैं। ये रहा फ्लाईवे, ओके, तो इस फ्लाईवे से आती हैं। और क्या है? नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, इसको आप खुद स्टडी कीजिएगा। सब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको एक बार स्टडी कर लेंगे तो कुछ नॉलेज ही मिलेगा अच्छा खासा। बर्ड्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो ये इंपॉर्टेंस दी गई है, क्या क्या फ़ायदा होता है।
बहुत सारे फ़ायदे हैं, सीड डिस्पोजल है, नई नई चीज़ें हैं। एवियन बॉटुलिज्म, ये एक बीमारी का नाम है। एवियन बॉटुलिज्म का मतलब है ये केवल पक्षियों को संक्रमित करती हैं। एवियन बॉटुलिज्म एक बैक्टीरिया से होता है, उस बैक्टीरिया को कहते हैं क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। इससे क्या हुआ कि राजस्थान में एक झील है, भारत के अंदर सबसे बड़ी झील नमक खारे पानी की, इसको सांभर कहते हैं, उसमें 20,000 से ज़्यादा पक्षी मारे गए इस बीमारी से। सांभर झील और ये पक्षी की बीमारी, ये पता होना चाहिए। सांभर झील की बात हुई है तो पता होना चाहिए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, देश की ज़मीन के अंदर वाली। उसके बाद बात करते हो आप वेटलैंड भी है ये रामसार का, 1971 रामसार, पता है ना वेटलैंड, आर्द्र भूमि क्या होती है, दलदलीय क्षेत्र, ओके, तो उसको बचाने की भी बात होती है। पिंक फ्लेमिंगोज यहाँ पे सबसे ज़्यादा आते हैं, कहाँ से, साइबेरिया से, ये उड़ के आते हैं बाहर से, विदेश से। सेल्स की बात की है हमने, तो हमें एक और चीज़ पता होनी चाहिए सेल्स के मामले में, वो ये होती है कि दो टाइप की सेल होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोट्स और दूसरी होती है यूकैरियोट्स, ठीक है। दोनों के बीच का फ़र्क क्या होता है समझ लीजिए। एक सेल वो है जो शुरुआत में बनी, एक सेल वो है जो आज है, और दोनों ही आज है बेसिकली। सेल का स्ट्रक्चर आपको पता है ऐसा होता है, और सेल के स्ट्रक्चर में सेल का दिमाग किसे कहा जाता है, न्यूक्लियस को, नाभिकी को कहा जाता है, न्यूक्लियस होता है। अब ये न्यूक्लियस जो है, जो सेल का दिमाग है और बताता है सेल को कि उसे कैसे काम करना है, उसके चारों तरफ उसको सुरक्षा देने के लिए कवरिंग होती है, मेम्ब्रेन, झिल्ली। शुरुआत में जब सेल बनी, मानवता नहीं थी, कुछ नहीं था, जब जीवन बन रहा था, तो पहली सेल जो बनी थी वो क्या परफेक्ट होगी, नहीं होगी। तो उस सेल में क्या होता था, न्यूक्लियस तो होता था लेकिन उसको बचाने के लिए मेम्ब्रेन नहीं होती थी। ऐसी प्राचीन सेल्स को प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। लेकिन आज जो हमारे पास सेल्स हैं, पेड़ पौधों के पास, जानवरों के पास, फंगस के पास और प्रोटिस्ट के पास जो सेल्स हैं, उनमें क्या होता है, मेम्ब्रेन होती है, एकदम फंक्शनल एबिलिटी मिलती है इससे। तो प्रोकैरियोट्स आज भी होते हैं या नहीं होते, आज भी होते हैं, दोनों आज भी होते हैं। प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, दोनों सेल्स आज होती हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स में इंसान नहीं होते, क्या होते हैं, बैक्टीरिया और आर्किया। तो बैक्टीरिया और आर्किया में क्या फर्क होता है, देखो बैक्टीरिया आर्किया दोनों एक जैसे ही होते हैं, बस फर्क क्या होता है, बैक्टीरिया आर्किया क्या होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो वो तो बैक्टीरिया भी होते हैं, एक कोशिका जीव होते हैं। इनका ढांचा बैक्टीरिया से मिलता जुलता है, और इनमें स्पेशलिटी होती है कि ऑक्सीजन की कमी में सांस लेते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। बस ये पता होना चाहिए आर्किया के बारे में। फिर एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी के अंदर, ये लूका का सिद्धांत क्या है, लूका क्या होता है। लूका का फुल फॉर्म है लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है आपको, आप ये मान के चलो कि एक ऐसी सेल जिससे पूरी दुनिया के सारे जीव बने, बैक्टीरिया बने, आर्किया बने, मछली बनी, तितली बनी, इंसान बने, पेड़ बने, ये सब आखिर आया कहाँ से, एक ऐसी सेल से जिसको क्या कहा जाता है, लूका। यानी सृष्टि की संरचना के वक्त जो सेल बनी उसको क्या बोल दिया जाता है, लूका बोल दिया जाता है। बस इतना याद रख लेना, ठीक है। फिर ये आगे कन्वेंशंस, तो मैंने बताया माइग्रेटरी स्पीशीज के कन्वेंशन को बॉर्न कन्वेंशन कहते हैं। हमने वो चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो चार्ट हमेशा साथ में रखना। इंपॉर्टेंट ईयर्स, कुछ प्रमुख वर्ष, तो भैया इस माइग्रेटरी बर्ड्स जो होती है उनको बचाने के लिए जो साइनिंग हुई थी वो 79 में हुई, लेकिन पहला सीओपी कब हुआ, 85 में। ऐसा नहीं कि 79 में साइन हुआ और वही मीटिंग हो गई, मीटिंग होने में 6 साल का वक्त लगा। और हमें पता है कि 2020 में 13वां सीओपी कहाँ हुआ था, गांधीनगर में हुआ था। ये किसकी बात हो रही है, कंजर्वेशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, CMS की COP 13 गांधीनगर गुजरात में हुई थी 2020 में। वही पंछी जो आ रहे थे ना उड़ के, उनको बचाने के लिए। इसका सचिवालय बॉन जर्मनी में, नैरोबी केनिया वेनिया में नहीं है। इसका लोगो, ये जो मीटिंग हुआ था इसमें 2-4 चीजें याद रखिएगा। एक तो मैस्कॉट किसको लिया गया था, बस्टर्ड को लिया गया था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये कार्टून बना दिया था। उसके बाद में लोगो लिया था, लोगो जो था वो था कोलम। कोलम पता है, दक्षिण भारत में रंगोली को कोलम कहा जाता है।
उसके बाद में इसके अंदर, इस लोगो के अंदर क्या क्या था, तो ये है ये वेल है, वेल मछली के टेल है, ये है टर्टल्स कछुए, और ये है अमूर फैल्कन चिड़िया माइग्रेटरी। तो इन तीनों का विषय को लोगो बना दिया गया था। फिर कितने कितने देश हैं, तो भैया बहुत सारे देश हैं, लेकिन कौन से देश नहीं है वो ध्यान रखना। अमेरिका नहीं है, ये जो डार्क ग्रीन में वो है, रशिया नहीं है, चाइना नहीं है, ठीक है, ये बस ये 3 नहीं है, बाकी सब है। तो बड़े बड़े देश हैं जो वो नहीं है, बाकी सब है, ठीक है, CMS पार्टी वाले। और क्या है, ये इकोलॉजिकल या बायोडाइवर्सिटी लॉस की बात हुई है, तो ये तो कुछ ऐसी समझाने वाली चीज़ नहीं है, हम सभी को पता है ये जंगल है, बायोडाइवर्सिटी चल रही है इसके अंदर। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये बायोडाइवर्सिटी चलते चलते बीच में मैंने रेल लाइन बिछा दी या सड़क बिछा दी तो लॉस हो जाएगा दोनों तरफ, या डैम बना दिया नदी के बीच में तो लॉस हो जाएगा, उसको इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। आखिरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है इन लोगों के बारे में। टाइगर जो है, ये जितने भी आपको जीव दिख रहे हैं ये सब एंडेंजर्ड है। एंडेंजर्ड यानी कि खतरे में तो है पर उतनी टेंशन है नहीं इनको, खतरे में है बस, खत्म नहीं हो रहे। हमारा नेशनल एनिमल टाइगर है, ये भी एंडेंजर्ड है। तो शेर, हाथी, बाघ और डॉल्फिन ये सब क्या है, एंडेंजर्ड है। एंड लिखा है ना, END, खत्म होने वाले हैं। कौन, टाइगर, एलिफेंट, डॉल्फिन और शेर, ये याद रखना है। वो दूसरा इंपॉर्टेंट क्या याद रखना पड़ता है, राष्ट्रीय पशु हमारा टाइगर है, लेकिन राष्ट्रीय हेरिटेज एनिमल हमारा कौन सा है, एलिफेंट है। राष्ट्रीय धरोहर पशु वो हाथी है। उसके अलावा एक्वेटिक एनिमल पता है, गंगा की डॉल्फिन, और एशियाटिक लॉयन तो कुछ है नहीं क्योंकि बाघ है सब कुछ, तो ये तो गिर के जंगलों में मिलते हैं। एंड देन लास्ट में क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में 2015 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो घड़ियाल लिखा था, ऑलिव रिडले टर्टल लिखा था, सॉल्ट वाटर खारे पानी का मगरमच्छ लिखा था। तो ये सब मैंने आपको बताया कि इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लें तो कुछ बुरा नहीं होगा, प्रीलिम्स में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। जैसे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का मिलता है, चंबल, बहुत बढ़िया। घड़ियाल जो होता है वो चंबल में मिलता है, ठीक है, यस। भितकर्णिका हो या अंडमान निकोबार हो, तटीय जहाँ जहाँ समुद्र का पानी आता है वहाँ वहाँ खारे पानी का मगरमच्छ मिलता है, ज़्यादातर अंडमान निकोबार में। ऑलिव रिडले तो हमने पढ़ ही लिया, गैंजेटिक डॉल्फिन का अलग रोल है, ठीक हो गया आज का। आज कल थोड़ा सा लेंदी रहेगा लेक्चर।